हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को लेके मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए कि सर हम लोग न्यूमेरिकल जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के उससे डील करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो इसका रीजन ये है कि आप लोगों को किसी भी सेल का वर्किंग और स्ट्रक्चर आपने सही से नहीं समझा है, प्रॉब्लम वही है, तभी आप न्यूमेरिकल्स करने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर जो है उसका लेक्चर आपके सामने लेके आया हूँ। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बेसिक समझेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या, कैसे कोई एक सेल वर्क करता है, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं किसी सेल्स में, ठीक है, उसकी क्या रिएक्शंस होती हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज हम लोग बेसिक देखने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो है आप पहले इसका बेसिक समझिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हमें पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में होता क्या है कि कोई भी स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है, उससे जो भी एनर्जी रिलीज हुई उसको हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी में प्रोडक्शन के लिए यूज किया। उसकी स्टडी को आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। मतलब हमने क्या किया है, कोई भी स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है, कोई भी स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से जो भी एनर्जी रिलीज हुई है उसकी हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कराने की स्टडी को आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो अगर आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है तो आप क्या कहेंगे, इट इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन of electricity it is the study of production of electricity from the energy released during spontaneous chemical reaction, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपसे पूछे तो क्या है कि हमें क्यों पढ़ने की जरूरत पड़ी। इसमें होता क्या है, हम कोई भी स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से जो भी एनर्जी रिलीज हुई है उससे कैसे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करा रहे हैं, उसकी स्टडी को आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो ऐसा अगर आप देखें तो आपने जहां देखा होगा कि किसी भी सेल के अंदर क्या होता है, अगर आप डे टू डे लाइफ में देखें तो सेल में यही हो रहा होता है कि कोई भी स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन हो रही होती है जिससे जो एनर्जी निकली उसी से आपने क्या प्रोड्यूस कराया, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कराया। तो सेल्स के अंदर हम ऐसा देखते हैं डे टू डे लाइफ में। एग्जांपल क्या है इसका, सेल्स में क्या हो रहा होगा कि कोई भी स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन हो रही होगी, उससे जो भी एनर्जी निकलेगी उससे आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करा रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ रहे हैं तो सेल्स बताया मैंने क्या हुआ, वहां केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इसी के बारे में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को समझते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में आपको क्या समझना है, देखिए किस तरीके से अब एक सेल वर्क करता है, इसकी वर्किंग को देखेंगे, क्या इसका स्ट्रक्चर है, किस तरीके से एक सेल दिखता है हमको जहां केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो इसमें होता क्या है, देखिए आपके पास होता क्या है, आपके पास यहां पर मैं 2 कंटेनर ले लेता हूं। एक आपके पास ये कंटेनर है, ठीक है जी, 2 कंटेनर लेने होते हैं। किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर 2 कंटेनर होते हैं। तो एक कंटेनर को हम हाफ सेल कहते हैं, ये एक हाफ सेल है, ये एक हाफ सेल है। तो मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या किया, 2 हाफ सेल्स लिए हैं। इन 2 हाफ सेल्स में अलग अलग मेटल की इलेक्ट्रोड मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने वाली रोड को प्लेस कर देना है। 2 कंटेनर हैं, दोनों कंटेनर में अलग अलग मेटल की इलेक्ट्रोड मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाली रोड को क्या करना है,
इन कंटेनर्स में प्लेस कर देना है। तो ये मैंने क्या कर दिया, ये इलेक्ट्रोड को प्लेस कर दिया। ठीक है जी, इसी तरीके से, और दोनों क्या होंगी, अलग अलग मेटल्स की होंगी। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर एक इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड जो है मैंने किसकी मान ली, जिंक की मान ली। एक इलेक्ट्रोड मैंने जिंक की लिए, तो ऑब्वियसली सॉलिड फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ये वाली इलेक्ट्रोड जो है वो कॉपर की है, कॉपर की इलेक्ट्रोड है। ठीक है, इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड का मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाली रोड। ठीक है, तो मैंने अभी तक क्या किया है, दो अलग अलग कंटेनर्स में दो अलग अलग मेटल की इलेक्ट्रोड को क्या कर दिया, प्लेस कर दिया है। अब प्लेस किस में करना है, कंटेनर में तो रखा है, साथ ही साथ इसको किस में प्लेस करना है, इनकी कोरोस्पोंडिंग सॉल्यूशन में, इनके कोरोस्पोंडिंग सॉल्यूशन में। ठीक है, तो मतलब अगर जिंक इलेक्ट्रोड है तो उसका कोरोस्पोंडिंग सॉल्यूशन क्या होगा, ऑब्वियसली जिंक सल्फेट होगा। जिंक सल्फेट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में प्लेस कर दोगे। भाई अगर जिंक इलेक्ट्रोड है तो उसका कोरोस्पोंडिंग सॉल्यूशन क्या होगा, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन जिंक सल्फेट। तो इसमें क्या कर दोगे आप, प्लेस कर दोगे। ठीक है जी, इसमें प्लेस कर दोगे। तो ये जिंक 2+ एक्वस मीडियम में ही है ये, और इसको भी इसके कोरोस्पोंडिंग इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में प्लेस कर दोगे। तो कर दीजिए आप प्लेस इसको। तो इसको किस में प्लेस करोगे, ऑब्वियसली आप कहोगे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में प्लेस कर दोगे। तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में क्या कर दोगे, आप प्लेस कर दोगे। तो इसको आप Cu2+ एक्वस मीडियम में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अभी तक अगर आप देखें तो मैंने क्या लिया, दो कंटेनर्स लिए हैं, मतलब दो हाफ सेल्स लिए हैं। दो हाफ सेल्स में क्या किया, दो अलग अलग मेटल्स की, दो अलग अलग मेटल्स की इलेक्ट्रोड को क्या किया है, उनके कोरोस्पोंडिंग इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में प्लेस कर दिया है। ठीक है जी, यहां तक बात क्लियर है। क्या किया मैंने, दो हाफ सेल्स लिए हैं, दो हाफ सेल्स में दो अलग अलग मेटल की, यहाँ पे जैसे कि एक जिंक की एक कॉपर की, उनके कोरोस्पोंडिंग इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में उनको प्लेस कर दिया है। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों इलेक्ट्रोड को वायर की हेल्प से वोल्टामीटर के थ्रू क्या कर दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा। जब मैं ऐसा करूंगा, किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो इलेक्ट्रोड जो कि दोनों अलग अलग मेटल की हैं, उनको क्या करूंगा, वायर की हेल्प से वोल्टामीटर या गैल्वेनोमीटर, अगर आपको करंट मेजर करना है तो अगर आप कनेक्ट कर दोगे तो क्या होगा, इन दोनों में से कोई भी एक इलेक्ट्रोड क्या होगी, ब्रेक डाउन होने लगेगी, मतलब खत्म होने लगेगी, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज करने लगेगी। इलेक्ट्रॉन लूज करने लगेगी मतलब वहां क्या होने लगेगा, दैट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन आप जानते हैं क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है कोई चीज तो वहां क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन में क्या होता है आपका, रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन। अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रही है तो वहां पर क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा, है ना जी। ये आपको क्लियर है यहां तक। अब देखिए क्या होगा आगे, इसके आगे। तो मैंने क्या कहा, जब आप दोनों इलेक्ट्रोड को वायर की हेल्प से वोल्टामीटर से कनेक्ट कर देंगे तो इनमें से कोई भी एक इलेक्ट्रोड ब्रेक डाउन होने लगेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने लगेगा, मतलब वहां क्या होने लगेगा, ऑक्सीडेशन होने लगेगा। अब इस चीज को समझने के लिए कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, किसका रिडक्शन हो रहा होगा, तो आपको दो अल्फाबेट याद रखने, मतलब इस किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का वर्किंग समझने के लिए आपको दो अल्फाबेट याद रखने हैं। एक को लोन कहेंगे, एक को RRCP कहेंगे। ये दो अल्फाबेट आप याद रखेंगे। ठीक है जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के वर्किंग को समझने के लिए ये अल्फाबेट आपको रिमेम्बर रखना है। ठीक है, हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ रहे थे। अब इसकी वर्किंग को समझने के लिए आपको क्या करना है, ये दो अल्फाबेट याद रखने हैं। तो लोन का मतलब क्या है, लोन में जो L है इससे है लेफ्ट, O मतलब ऑक्सीडेशन, एनोड, A मतलब एनोड, एंड N मतलब नेगेटिव।
इसी तरीके से अगर आप RRCP में देखें तो राइट रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव ऐसा ही रहेगा। ठीक है जी। लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव लोन से आप ये याद रखेंगे इस अल्फाबेट से। RRCP से राइट रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये है कि जो लेफ्ट वाला आपका कंटेनर है या जो लेफ्ट वाला हाफ सेल है उसका क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा होगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा। तो इससे इस वाले इलेक्ट्रोड से मतलब जिंक वाले इलेक्ट्रोड से क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा होगा, निकल रहा होगा, लूज हो रहा होगा। ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन लूज होके ऑब्वियसली राइट वाली इलेक्ट्रोड पे जाएगा क्या, तो आंसर क्या होगा, आंसर ऐसा नहीं होगा कि ये इस इलेक्ट्रोड के पास जाएगा, क्योंकि आप खुद ही कह रहे हैं इलेक्ट्रोड जो है वो क्या है, मेटल की बनी हुई है। और मेटल क्या होते हैं, मेटल तो कभी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही नहीं करते। क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो मेटल जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा इस वाले इलेक्ट्रोड से, तो ये वाले इलेक्ट्रोड गेन नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन को। कौन गेन करेगा, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन करेगा। क्यों, क्योंकि मेटल तो क्या है, मेटल कभी भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि आपने छोटी क्लास से ही पढ़ा है मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा तो वो किसके अंदर जाएगा, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर जाएगा। ठीक है। तो अगर आप देखें यहां से तो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ। ठीक है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या हो गई, अगर आपसे कोई इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन पूछे तो आपको फिजिक्स वाले टीचर ने जरूर बताया होगा कि जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी, करंट की डायरेक्शन क्या होती है उसकी, ऑब्वियसली अपोजिट। ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी उसके अपोजिट। ठीक है। तो अगर अभी ये अल्फाबेट से देखें तो लेफ्ट वाली जो होगी, लेफ्ट वाली इसकी वर्किंग को मैं समझा रहा हूं। तो लेफ्ट वाली जो इलेक्ट्रोड है, लेफ्ट वाली जो आपकी इलेक्ट्रोड है, इसका क्या हो रहा है, लेफ्ट वाली इलेक्ट्रोड का आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ इसलिए इलेक्ट्रॉन लूज किए। और ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये एनोड की तरह बिहेव कर रहा है। और एनोड कैसा होता है, नेगेटिव होता है, चलिए नेगेटिव। अगर इसकी बात करें राइट वाली पे क्या हो रहा होगा, रिडक्शन, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा होगा। इलेक्ट्रॉन नहीं एक्सेप्ट करेगी, कौन एक्सेप्ट करेगा, इसका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है। और किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, ये कैथोड की तरह। ठीक है। और कैसा चार्ज होगा इस इलेक्ट्रोड पे, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है। तो यहां तक बातें आपको क्लियर है। अब देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन की आपसे डायरेक्शन पूछी जाए, इलेक्ट्रॉन की अगर मैं आपसे डायरेक्शन पूछता है तो क्या होगा, देखिए इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से कहां से कहां मूव कर रहा है, एनोड से कैथोड की तरफ, या लेफ्ट कंटेनर से राइट कंटेनर की तरफ। ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है इलेक्ट्रॉन। तो आप क्या कह सकते हैं, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन होगी किसकी, इलेक्ट्रॉन की। या आप क्या कह सकते हैं, एनोड टू कैथोड, एनोड टू कैथोड होगी किसकी, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन। वही बात अगर मैं करंट की करूं, करंट की डायरेक्शन क्या हो रही होगी, कैथोड टू एनोड या राइट टू लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट हो रहा होगा आपका करंट, राइट टू लेफ्ट। या मैं आपको क्या कह दूं, कैथोड टू, भाई कैथोड से ही तो एनोड की तरफ जा रहा है करंट, किसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। ठीक है। तो ये आपकी डायरेक्शन हो गई किसी भी करंट की इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। ठीक है। अब ये तो वर्किंग को हमने समझा। अब देखिए इसकी रिएक्शंस को समझते हैं। तो आपको पता है लेफ्ट हाफ सेल जो है आपका, जो ये वाला लेफ्ट हाफ सेल है, यहां पर क्या प्रोसेस होता है, अभी मैंने आपको बताया ऑक्सीडेशन। तो हुआ क्या होगा, जो जिंक इलेक्ट्रोड है इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन लूज किया है, इलेक्ट्रॉन लूज किया है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन लूज करके किस में कन्वर्ट हो गया होगा, जिंक 2+ एक्वस में। भाई इसी में ही कन्वर्ट हुआ होगा, जिंक था इसमें कन्वर्ट हुआ होगा। कैसे कन्वर्ट हुआ होगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे इसने। ठीक है। और अगर आप राइट वाली हाफ सेल को देखो, हाफ सेल को देखो तो वहां क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा होगा। और कौन एक्सेप्ट कर रहा होगा, ये इलेक्ट्रोड नहीं, कौन, ये सॉल्यूशन, मतलब कॉपर 2+, मतलब कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन।
मतलब कॉपर सल्फेट मतलब Cu2+ जो एक्वस है, यही क्या कर रहा होगा, जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने छोड़े हैं उसको एक्सेप्ट कर रहा होगा। और जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं तो कौन सा प्रोसेस होता है, रिडक्शन। तो किस में कन्वर्ट हुआ होगा, कॉपर सॉलिड में, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा होगा, मतलब ये इस पे डिपॉजिट हो रहा होगा। तो जब ऐसा हो रहा होगा तो मान लीजिए कि जब जिंक एक मॉलिक्यूल था, एक मॉलिक्यूल जिंक का था, तो अपने पीछे कितने छोड़ के गया, एक ही छोड़ के गया है, Zinc2+N। अब हुआ क्या होगा, जब ये रिएक्शन हो रही है तो जब एक मॉलिक्यूल था तो एक Zinc2+N छोड़ेगा, जब रिएक्शन चल रही है ये, तो मान लीजिए अगर ये 1000 होंगे तो 1000 ही Zinc2+ होंगे। तो जब ये टूटेगा, जब इसके 1000 मॉलिक्यूल इस इलेक्ट्रोड के ब्रेक डाउन होंगे तो 1000 ही मॉलिक्यूल क्या होंगे, Zinc2+ होंगे। पर सॉल्यूशन के पास ऑलरेडी क्या है, Zinc2+ कैटायंस हैं, तो क्या हो रही होगी, अब ये भी ब्रेक डाउन होके ये प्रोवाइड कर रहा है और सॉल्यूशन के अंदर ऑलरेडी ये है, तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, यहाँ पर Zinc2+ जो आयन है, जो कैटायन है, उसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। और जब मैंने ये सेल लिया था तो मैंने दोनों की कंसंट्रेशन क्या ली थी, जो इसकी ली थी वही ली थी, सेम ली थी। तो अगर इसकी 1 मोलर ली थी तो इसकी भी मैंने क्या ली थी, कंसंट्रेशन 1 मोलर ली थी। स्टार्टिंग में दोनों की कंसंट्रेशन सेम ली थी। जैसे ही ये सेल वर्क करने लगेगा तो यहां पर क्या होगा, जब ये रिएक्शन होगी, जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां लूज करके दूसरी साइड जाएगा, तो यहां जब ये एक मॉलिक्यूल था तो एक Zinc2+ प्रोवाइड किया था, जब ये 1000 होंगे तो 1000 Zinc2+N प्रोवाइड होंगे। लेकिन Zinc2+ तो ऑलरेडी सॉल्यूशन के अंदर है, तो यहाँ क्या होगी, कैटायन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, ठीक है, और सेल क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी दोनों हाफ सेल्स में, और आपका सेल वर्क करना बंद कर देगा, मतलब वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा। तो आपने लेफ्ट साइड में तो देख ली कि यहाँ कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई है। अगर आप राइट साइड पे भी देखें तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गए हैं, किस में गए हैं, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में गए हैं। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या था, कॉपर सल्फेट था, तो Copper2+ तो किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर में हो गया। लेकिन अपने पीछे किसको छोड़ के जा रहा है सॉल्यूशन में, सल्फेट आयन को छोड़ के जा रहा है। अब देखिए सल्फेट आयन को छोड़ के जा रहा है तो होगा क्या इससे आपका, जब ये सल्फेट आयन जब ये छोड़ के जा रहा है, मतलब Copper2+ कॉपर में चेंज हो रहा है, Copper2+ कॉपर में चेंज हो रहा है, तो ये अपने पीछे क्या छोड़ के जा रहा है, सल्फेट आयन। अब सल्फेट आयन छोड़ के जा रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, मतलब सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, जिंक था, जिंक किस में कन्वर्ट होता है, Zinc2+ में होता, तो ये अपने पीछे Zinc2+ छोड़ के जा रहा था और ऑलरेडी सॉल्यूशन में था, तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई। यहाँ पर सल्फेट आयन था, ठीक है, सल्फेट एनायन था, तो नेगेटिव चार्ज, ऊपर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और नेगेटिव चार्ज को बढ़ा रहे हैं, मतलब यहाँ पर एनायन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है और इस वाले लेफ्ट वाले हाफ सेल में कैटायन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। तो दोनों हाफ सेल में क्या हो रही है, कंसंट्रेशन बढ़ रही है, एक तरफ कैटायन की बढ़ रही है, एक तरफ एनायन की, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सेल वर्क नहीं कर रहा है प्रॉपर, क्योंकि क्या हो रहा है, दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, वेरी हो रही है, क्योंकि बढ़ते बढ़ते क्या होगा, कोई भी हाफ सेल क्या होगा, फुल भर जाएगा और आपका रिएक्शन होनी बंद हो जाएगी और आपका सेल वर्क नहीं करेगा। तो इस चीज को सोल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सोल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सोल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। तो ये मैंने एक सोल्ट ब्रिज लगा लिया, ये मैंने क्या किया, एक सोल्ट ब्रिज लगा लिया, ये मैंने क्या किया, एक सोल्ट ब्रिज लगा लिया है। दोनों हाफ सेल को जोड़ने के लिए मैंने क्या कर लिया, एक हाफ सेल लगा दिया, ठीक है। ये मैंने क्या लगाया है, इसको क्या कहते हैं, सोल्ट ब्रिज। अब ये सोल्ट ब्रिज के में क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। अब जो इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है वो KCl हो सकता है, पोटेशियम क्लोराइड, या कोई भी एक लेना है, या पोटेशियम सल्फेट हो सकता है, या जिलेटिन हो सकता है, ठीक है। और भी आप बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट हैं वो यूज कर सकते हैं। जनरली इनमें से कोई एक इलेक्ट्रोलाइट क्या इस सोल्ट ब्रिज में क्या करते हैं, हम फिल कर देते हैं। जो ये आपको सोल्ट ब्रिज ये आपको नजर आ रहा है, जो कि इन्वर्टेड यूट्यूब की तरह है, ये इन्वर्टेड यूट्यूब की तरह जो आपको नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं सोल्ट ब्रिज। और इसके अंदर क्या करते हैं, हम इन तीनों में से पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट या जिलेटिन इलेक्ट्रोलाइट क्या करते हैं, फिल कर देते हैं। और हम ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को फिल करते हैं इस सोल्ट ब्रिज में,
ठीक है, जिसकी आयनिक मोबिलिटी मतलब आयन की माइग्रेशन पावर क्या हो, कैटायन की और एनायन की क्या हो, दोनों की बराबर हो। ठीक है, ऐसे सोल्ट ब्रिज को हम लेते हैं। अब ये क्यों लगाया है मैंने, इसका रीजन ये है, देखिए जब यहाँ कैटायन की कंसंट्रेशन बढ़ी, यहाँ एनायन की कंसंट्रेशन बढ़ी, तो आपने क्लास 11th में ली चिटलियर्स प्रिंसिपल पढ़ा था। आपने देखा था कि अगर मान लीजिए किसी स्पीसीज की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो वो रिएक्शन किस तरफ जाएगी, जहां उसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। ठीक है, तो अगर यहाँ देखें, यहाँ के टाइम की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, तो इसकी कंसंट्रेशन कब डिक्रीज होगी, जब ये एनायन की तरफ मूव करने लगेगा। और एनायन की कंसंट्रेशन जो है वो कब डिक्रीज होगी, रिएक्शन कब उसकी तरफ जाएगी, जब ये कैटायन की तरफ मूव करेगा। तो इसको इन दोनों को जोड़ने के लिए मैंने क्या कर दिया, सोल्ट ब्रिज का यूज किया। अब ये सोल्ट ब्रिज करेगा क्या, ये सेल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बैलेंस करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या करेगा, मेंटेन करेगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बैलेंस रखेगा, मतलब कैटायन और एनायन की कंसंट्रेशन को क्या करेगा, मेंटेन करेगा सेल की। कौन, ये सोल्ट ब्रिज। तो कई बार आपसे पूछा भी गया है सीबीएसई में कि सोल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बैलेंस करने के लिए सोल्ट ब्रिज की जरूरत पड़ी। कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट यूज कर सकते हैं सोल्ट ब्रिज में, KCl, K2SO4, जिलेटिन, और भी आप एक दो और हैं वो आप इलेक्ट्रोलाइट यूज कर सकते हैं, नाम पूछे जा सकते हैं। तो ये कर क्या रहा है सोल्ट ब्रिज, कि जब हमारा सेल वर्क नहीं कर रहा था, क्यों, क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो गई थी, बढ़ गई थी, जिसकी वजह से वो हाफ सेल पूरा भर गया और जिससे आपकी रिएक्शन हो नहीं पा रही थी, तो सेल वर्क नहीं करा, तो सेल फर्दर वर्क करे, इसलिए मैंने क्या कर दिया, सोल्ट ब्रिज लगा दिया। ये क्या करेगा, कैटायन और एनायन की कंसंट्रेशन को, दोनों सेल को, मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बैलेंस करके रखेगा सेल में। ठीक है, तो अगर मैं ओवरऑल करूं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मैंने आपको सबसे पहले क्या समझाया, मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपको ये समझाया कि हम इसमें क्या करते हैं, दो हाफ सेल्स लेते हैं। दो हाफ सेल्स में हम क्या करते हैं, दो अलग अलग मेटल की इलेक्ट्रोड को उनके कोरोस्पोंडिंग सोल्ट्स, उनके कोरोस्पोंडिंग इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में क्या करते हैं, प्लेस कर देते हैं। फिर उन दोनों इलेक्ट्रोड को वायर की हेल्प से वोल्टामीटर से कनेक्ट कर देते हैं, ताकि इन दोनों इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल को मेजर कर सकें। जब मैं इन दोनों इलेक्ट्रोड को वायर की हेल्प से वोल्टामीटर से जोड़ देता हूं, तो एक इलेक्ट्रोड अपने आप टूटने लग जाती है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज करने लग जाती है, मतलब वहां से क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस शुरू होने लग जाता है। अब ऑक्सीडेशन किसका होगा, रिडक्शन किसका होगा, इसके लिए मैंने दो अल्फाबेट CP, ठीक है, लोन मतलब लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, RRCP मतलब राइट रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव। तो लेफ्ट वाले कंटेनर में जो इलेक्ट्रोड है उसका क्या होने लग जाता है, ऑक्सीडेशन, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज करने लग जाती है। और राइट वाला जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है राइट कंटेनर में, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने लग जाता है, ना कि ये इलेक्ट्रोड। फिर मैंने आपको सेल्स रिएक्शन समझाई है किस तरीके से आपको करना है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल समझ आ गया है, तो ये इसकी वर्किंग है, आप रिएक्शंस लिख सकते हैं, कौन से सेल पे क्या हो रहा होगा, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब आने वाली वीडियो में हम इसके फर्दर टॉपिक्स लेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।